अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आज की जो टॉपिक है वो है चेन ग्रोथ और फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। पिछले दो लेक्चर्स में आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में लीनियर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और नॉन लीनियर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के बारे में बात की है। तो अब हमारे पास है चेन ग्रोथ और फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में जो चीज हम कवर करने जा रहे हैं वो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का प्रिंसिपल है, वो करने जा रहे हैं। उसके बाद इसकी सिंथेसिस एस्पेक्ट्स क्या है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद काइनेटिक्स ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारे पास टॉर्म्स ऑफ इफेक्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉलीमराइजेशन है ये दो तरीकों से होती है, आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ। नंबर वन स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है और नंबर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में ये एक बिल्कुल जेंटल एंड पीसफुल वे है पॉलीमराइजेशन का। और इसमें क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके एंड पे दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हों या सेम फंक्शनल ग्रुप हों, ऐसे मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज होते हैं। ये हमारे पास स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल में दो फंक्शनल ग्रुप जो हैं और दूसरे मॉलिक्यूल में जो दो फंक्शनल ग्रुप, ये आपस में इंडिविजुअली रिएक्ट करते रहते हैं। मॉलिक्यूल आपस में इंडिविजुअली रिएक्ट करते हैं। और इसकी हम एग्जांपल ये दे सकते हैं, जैसे कि हम लोग अगर कमरे में खड़े हैं, काफी सारे स्टूडेंट और मैं टीचर हूँ, हम खड़े हैं। और अगर मैं दोनों साइड पे अपने हाथ एक्सटेंड करूँ तो राइट साइड पे खड़े हुए एक स्टूडेंट के साथ मैं अपना हाथ पकड़ लेता हूँ, लेफ्ट साइड पे खड़े एक स्टूडेंट के साथ अपना हाथ पकड़ लेता हूँ मैं, तो ये हमारे पास तीन लोग जुड़ के इसे ट्राइमर कहते हैं। इसी तरह जो जिनके हाथ मैंने पकड़े हैं वो स्टूडेंट्स अपने हाथ आगे एक्सटेंड करके तो नेक्स्ट स्टूडेंट को ऐसे पकड़ते जाते हैं। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरे रूम में मौजूद जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के हाथ पकड़ के एक लंबी चेन बन जाएगी। यानी पहले तीन स्टूडेंट्स थे, तीन लोग थे तो ट्राइमर था। उसके बाद पूरे कमरे में मौजूद स्टूडेंट्स ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए तो हमारे पास एक पॉलीमर चेन बन गई। तो ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल है। जबकि चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की जो एनालॉजी डेली लाइफ से वो ये है, सपोज हमारे पास एक मेटल का बॉल है, बहुत गर्म है। मैं वो मेटल का गर्म बॉल जो है वो पकड़ता हूँ, लेकिन चूंकि वो गर्म बॉल है मैं बहुत देर के लिए अपने पास नहीं रख सकता। मैं नेक्स्ट स्टूडेंट को देता हूँ, वो भी ज्यादा देर के लिए नहीं रख सकता क्योंकि बहुत हॉट है। वो नेक्स्ट स्टूडेंट को देता है, वो नेक्स्ट स्टूडेंट को देता है। और थोड़े ही टाइम के अंदर पूरे कमरे में जितने भी लोग हैं उनके हाथ जो है वो एक किस्म के जल चुके हैं और एक किस्म के पॉलीमराइज हो चुके हैं थोड़े ही वक्त में। तो आप लोग खुद बता सकते हैं कि किस पे कम वक्त लगेगा। ये जो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, इस पे कम वक्त लगेगा क्योंकि मेटल बॉल जो है उसको ज्यादा देर के लिए जो स्टूडेंट हैं वो थाम नहीं सकते हैं। इसलिए और थोड़ी ही वक्त में पूरे कमरे में मौजूद जो है लोग एक तरह की पॉलीमराइजेशन में आ जाए। इफ वी हीट अ मेटल बॉल फायर, it becomes very hot. We have species having very high energy. Now, if I touch this, my finger will burn. I cannot touch this for a very long time. I transfer it to the next person. Then when next person realizes it is very hot, he automatically transfers it to the next person and so on. So as we see, ball is very quickly transferred from one person to another, polymerizes all people. तो जो ट्रांसफर हुआ बॉल है वो बहुत जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ है तो तमाम लोग एक तरह से पोलीमराइज हो गए। और एट द एंड someone drops it to the floor and polymerization is terminated. तो दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के, जो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है इसमें ईच रिएक्शन टेक्स प्लेस स्लोली एंड इंडिविजुअल और ये इस पे लॉन्ग टाइम लगता है, डायरेक्ट स्लो प्रोसेस है। जबकि चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन जो है, इन दिस वी वर्क विद वेरी हाई एनर्जी एनर्जेटिक स्पीशीज, पॉलीमर फॉर्म रियली रियली फास्ट इन मिली सेकंड। इसमें बहुत जल्दी जल्दी पॉलीमर बन जाता है, जैसे कि एग्जांपल भी दी है। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में एडिशन ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल टू अ ग्रोइंग चेन, एक मॉलिक्यूल ग्रोइंग चेन में ऐड होता जाता है जल्दी जल्दी। चेन ग्रो करती जाती है और मॉलिक्यूल उसमें ऐड होता जाते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, इनिशिएटर जो कि एक हाई एनर्जी स्पीशी है वो पॉलीमराइजेशन को इनिशिएट करता है या शुरू करता है, या और चेन जो है वो बड़ी होती जाती है। ये हमारे पास इनिशिएटर है और इसमें ये एक मॉलिक्यूल ऐड हुआ। इसी तरह इनिशिएटर और एक मॉलिक्यूल, फिर एक और मॉलिक्यूल ऐड हुआ तो चेन थोड़ी और लंबी हो गई। फिर एक और मॉलिक्यूल ऐड हुआ, इसमें इसमें एक और मॉलिक्यूल ऐड हुआ, चेन और लंबी होगी। अब इसके अंदर एक और मोनोमर ऐड होगा, चेन और लंबी हो जाएगी।
अब इसके अंदर एक और मोनोमर ऐड होगा, चेन और लंबी हो जाएगी, और इसके अंदर एक और मोनोमर ऐड, चेन लंबी होती जाएगी। तो क्या होता है, इनिशिएटर जो है वो रिएक्शन को इनिशिएट करता है, उसमें जब पहला मोनोमर ऐड होता है तो इस तरह मोनोमर ऐड होते चले जाते हैं, और एक बिगर और बिगर मॉलिक्यूल जो है वो बनता जाता है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल में मोनोमर, और हमारे पास जो मोनोमर स्ट्रक्चर है और पॉलीमर स्ट्रक्चर है वो क्या है, इथाइलिन मोनोमर है, ये इसका स्ट्रक्चर है। और इस तरह हमारे पास पॉलीइथाइलिन है, ये विनाइल क्लोराइड है, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये स्टाइरीन या स्टाइरोल है, और ये हमारे पास पॉलीस्टाइरीन। अक्रिलोनाइट्राइल हमारे पास है, ये पॉलीअक्रिलोनाइट्राइल है। मिथाइल मेथ एक्राइलेट है, ये इसका स्ट्रक्चर है, और ये हमारे पास पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट है। ये विनाइलिडीन क्लोराइड है, जिसमें दो रिप्लेस हो जाते हैं इथीन, और ये हमारे पास पॉलीविनाइलिडीन क्लोराइड है। एक चीज आप लोग नोट कर रहे हैं तमाम एग्जाम्पल में, कि सारे के सारे मोनोमर जो है इनमें डबल बॉन्ड मौजूद है, और इसी डबल बॉन्ड के इनिशिएटर अटैक करता है, जिससे हमारे पास रेडिकल बनता है, और इस तरह चेन जो है आगे ट्रांसफर होती जाती है। इसकी डिटेल अभी करने जा रहे हैं। अब कंपैरिजन टू स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या है। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में बता चुका हूँ कि एक मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूल इंडिविजुअली ऐड होते हैं, और उस पर एक ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, इसमें मिली सेकेंड के अंदर जो है वो प्रोसेस जो है वो जाता रहता है। ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल है। ये क्लासरूम में ये जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, ये देखें। और ये उसके बाद एक हमारे पास पॉलीमर, इसमें ये हॉट बॉल है, इसके पास हॉट बॉल है, इसको देता है, इसको देता है, इसको देता है, इस तरह ये प्रोसेस बहुत स्लो है। ये मोनोमर है पॉलीमर। तो इसका मतलब है यहाँ हाई एनर्जेटिक स्पीशी इन्वॉल्व, जबकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है। दोनों एंड, दोनों हाथ हम साइडों को एक्सटेंड करते हैं ना, जैसे एक मॉलिक्यूल में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो इस तरह दो हम हाथ एक्सटेंड करते हैं, और इस तरह पकड़ते जाते हैं। तो ये एक स्लो प्रोसेस है, और पीसफुल वे, जेंटल वे। जबकि यहाँ पे हाई एनर्जी स्पीशी इन्वॉल्व है, जो हम आगे ट्रांसफर करते जाते हैं। तो ये चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में मोनोमर जो है हाई एनर्जेटिक स्पीशी के थ्रू जुड़े होते हैं, और इस तरह हमारे पॉलीमर बनता जाता है। इसके बाद मॉलिक्यूलर वेट का एवोल्यूशन कैसे होता है। फर्स्ट रेडिकल फॉर्म्स द पॉलीमर, द सेकंड रेडिकल फॉर्म्स द पॉलीमर। तो ये देखिए हमारे पास मोनोमर कन्वर्जन है, और ये हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है, ये एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है। आप लोगों को पता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में आहिस्ता आहिस्ता जो जो मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बढ़ती है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से मुराद है कितने मॉलिक्यूल जुड़े हैं। ये लाइन हमें क्या शो कर रही है, जैसे जैसे मोनोमर की कन्वर्जन तो पॉलीमर बढ़ती, जैसे जैसे मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बढ़ती जाती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। जबकि चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, ये देखिए ऐसे होता है, शुरू में ही विद इन नो टाइम बहुत सारे जो मोनोमर जब जुड़ते हैं, तो मोनोमर कन्वर्जन, कम कन्वर्जन पे ही बहुत ज्यादा हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट हासिल हो जाता है। यानी ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट है, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारे पास चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। कौन से मोनोमर यूज होते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में, ऐसे मोनोमर यूज होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड। ये हमारे पास एक मोनोमर है, इसमें देख रहे हैं विनाइल ग्रुप है, CH2 डबल बॉन्ड सी, ये हमारे पास विनाइल ग्रुप है। इसमें हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये एक इस साइड पे बॉन्ड बना लेता है, और एक इस साइड पे, एक बॉन्ड इस साइड पे बना लिया, एक इस साइड पे, और डबल बॉन्ड बीच में से खत्म हो गया, तो हमारे पास ये असल में ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास सी लिखा हुआ है, ये सी लिखा है। इस सी के साथ एक इस साइड पे बॉन्ड हो गया और CH2 है। असल में तो ये वही चीज है जो उधर लिखी है। ये CH2 डबल बॉन्ड CR था, लेकिन क्या हुआ, इस डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आके बॉन्ड बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आके बॉन्ड बनाता है किसी और स्पीशी के साथ। क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आके बॉन्ड बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन हमारा इस साइड पे आके बॉन्ड बनाता है, तो हमारे पास एक इधर बॉन्ड बन गया, इस साइड पे बॉन्ड बन गया, दरम्यान में। तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड असल में डिफरेंट बॉन्ड में चेंज होता है इनिशिएटर के। ये इसकी अ, है कि डबल बॉन्ड इसमें इन्वॉल्व होता है।
कन्वर्जन ऑफ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, असल में ये है, डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड, इट मेक्स मॉलिक्यूल एनर्जेटिकली स्टेबल। आप यहाँ पे जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज होता है तो सिंगल बॉन्ड क्योंकि ज्यादा स्टेबल होते हैं तो हम कहते हैं मॉलिक्यूल एनर्जेटिकली स्टेबल हो गया। और अगर हम अभी हम देखने जा रहे हैं कि ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, याद रखें, हमें एंड इसकी जरूरत पड़ेगी। इसमें एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि स्टेबल बॉन्ड होते हैं ना, अनस्टेबल से जब भी स्टेबल बॉन्ड बने तो एनर्जी रिलीज होती है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस आपको पता है वो स्पॉन्टेनियसली होता है। यहाँ पे ये एक एग्जांपल आप लोग देख लें। इस एग्जांपल पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास सिग्मा बॉन्ड ये आप लोगों को नजर आ रहा है। इसी तरह ये एक फ्री रेडिकल कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, इस तरह दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये हैं। तो क्या होता है, ये कार्बन अपना ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, दरमियान में यहाँ पे CH2 है, ये हमारे पास यहाँ पे CH2, ये CH2। तो क्या हुआ, इसने, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ये जो कार्बन के साथ है और, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये एक बॉन्ड ये बना और ये पाई फर्दर बॉन्ड में चेंज। तो यहाँ पे एक बॉन्ड ए और एक सिग्मा बॉन्ड पहले था, तो ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर आ, तो हमारे पास क्या कुछ हुआ है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे, इस कार्बन ने इन दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, जो कि ये शो हो रहा है। और ये, अच्छा, एक बॉन्ड फिर ये है, एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड हमारे पास ये है। अब जाहिर है ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भी आके हमारे पास बॉन्ड बनता है। अब अगर मैं ये बात कहूं कि कितने बॉन्ड टोटल इसमें बने हैं, तो एक बॉन्ड तो ये बनता है इस साइड, यहाँ पे जो CH2 है, इस CH2 का कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, एक हमारे पास बॉन्ड यहाँ पे बनता है। इस तरह ये जो ये कार्बन ये इलेक्ट्रॉन ले एक बॉन्ड इस साइड में बनाता है और एक बॉन्ड बीच में आता है, एक बॉन्ड हमारे पास ये बनता है, एक बॉन्ड हमारे पास सिग्मा बॉन्ड ये बनता है, एक बॉन्ड, तुम्हारे पास यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड। और यहाँ पे देख एनर्जी, अगर हम लोग कैलकुलेशन करें एनर्जी की, तो हमारे पास क्या कुछ होता है, ये हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड की बात 348 किलो जूल पर मोल इसकी एनर्जी, और ये हमारे पास पाई बॉन्ड है, जब ये टूटता है तो 614 किलो, टोटल बने 962 किलो जूल पर। वन सिग्मा बॉन्ड है और वन पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी 348 है, पाई बॉन्ड की एनर्जी 614 है। तो ये बॉन्ड जब टूटते हैं हमारे, एक ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, जब बॉन्ड टूटते हैं सिग्मा बॉन्ड ये वाला और पाई बॉन्ड ये वाला जब ये टूटते हैं तो हमारे पास ये चीज बनी 962 किलो जूल पर। इसी तरह इस साइड पे जब तीन सिग्मा बॉन्ड बने, जैसा कि मैंने आपको कहा, आप उस ये जो इधर बॉन्ड बनते हैं, तो ये कंसिडर कर लें, एक दो तीन, तीन सिग्मा बॉन्ड, और तीन सिग्मा बॉन्ड 1042। तो ये बॉन्ड 962 एनर्जी हमने प्रोवाइड की थी, लेकिन जब ये सिग्मा बॉन्ड बने जो कि स्टेबल कंडीशन है, इतनी एनर्जी हमें रिलीज हुई। तो जब इतनी एनर्जी रिलीज हुई, इसका मतलब है ओवरऑल प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, इतनी एनर्जी हमने दी थी 962, तो 38 यहाँ और 42 यहाँ, 38 और 80 किलो जूल पर एनर्जी जो है यहाँ पे रिलीज होती है। इतनी ज्यादा जब एनर्जी रिलीज होती है तो हम कहते हैं ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और स्पॉन्टेनियसली होता है। और हमारे पास आफ्टर पोलीमराइजेशन देयर इज मोर बाइंडिंग एनर्जी इन द पॉलीमर, पॉलीमर में जो एनर्जी ज्यादा है। इसी तरह एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होता है। और दिस इज व्हाई दिस इज द रीजन व्हाई दिस मॉलिक्यूल ऑफ डबल बॉन्ड गो थ्रू द पेन ऑफ कैचिंग द रेडिकल। तो ये रेडिकल कैच करना जैसे कि हॉट बॉल कैच करना है, एक हाई एनर्जी कंडीशन। तो मोनोमर ये हाई एनर्जी कंडीशन में इसलिए जाता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो बहुत ज्यादा स्टेबल होने वाला है, बहुत स्टेबल पॉलीमर बनाने वाला है, इस वजह से उस तकलीफ में से गुजरता है। तो एट द एंड ऑफ डे ये रिएक्शन एनर्जेटिकली फेवरेबल है, क्योंकि हाई एनर्जी से लो एनर्जी स्पीशीज जो है वो हमारे पास बनती हैं, और क्योंकि एनर्जी ज्यादा होती है। इसी तरह अब इसका जो एक इलेक्ट्रॉनिक व्यू है देखते हैं। हमें पता है कि डबल बॉन्ड
पाई इलेक्ट्रॉन, ये तो पाई इलेक्ट्रॉन पड़े, सी डबल बॉन्ड सी के दरमियान ये पाई इलेक्ट्रॉन पड़े। अब जब फ्री रेडिकल बनता है तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाता है। और जब पाई बॉन्ड, और ये पाई जो ऑर्बिटल है, ये पाई ऑर्बिटल वर्टिकल है प्लेन की। अगर इस पाई ऑर्बिटल को हम, अगर इस पाई बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट करें तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ बाकी रह जाएगा। दिस सिचुएशन इज क्रिएटेड वन रेडिकल इज लेफ्ट ऑन द मॉलिक्यूल, एक रेडिकल रह गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। उसके बाद क्या होता है, इफ वी टेक वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पाई बॉन्ड, तो में से एक इलेक्ट्रॉन ले लें, ऑब्वियसली सेकंड इलेक्ट्रॉन विल स्टिल रिजाइड इन द ऑर्बिटल, सेकंड इलेक्ट्रॉन फिर भी ऑर्बिटल में रिजाइड करेगा। लेकिन अब इसको पाई ऑर्बिटल नहीं कहते, अब इसको पी ऑर्बिटल कहते हैं, याद रखें। अब इसको पी ऑर्बिटल कहते हैं। पहले जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी दोनों एटम्स के दरमियान थी, ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम हो तो वो पाई ऑर्बिटल होता है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ एक एटम के पास आ गई, अब इसको पी ऑर्बिटल कहते हैं। तो यहाँ इसमें एक इलेक्ट्रॉन करता है, रेडिकल सिट्स इन द पी ऑर्बिटल। आप देखें फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का प्रिंसिपल क्या है, वो जरा देखें हमारे पास। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये शो किया हुआ है पी ऑर्बिटल में, इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं और इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, तीन डिफरेंट तरीके हैं इस इलेक्ट्रॉन को शो करने के। जो यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है, उसको शो करने के तीन डिफरेंट तरीके हैं। ये देख लें, यहाँ पड़ा है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पड़ा है या यहाँ पड़ा है। पहले ये इन दो एटम के दरमियान बॉन्ड बना होता तो पाई ऑर्बिटल इसको कह देते हैं, और पाई ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब ये पी ऑर्बिटल है क्योंकि ये एक ही एटम के साथ एसोसिएटेड है। और यहाँ पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसकी जो ड्राइविंग फोर्स है, एक रिएक्शन जो है इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है, कि जो मोनोमर है वो पॉलीमर में कन्वर्ट कैसे होते हैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के थ्रू। ड्राइविंग फोर्स ये है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, और उसमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होने की वजह से एक ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तो उसकी ड्राइविंग फोर्स तो ये। अभी आप लोगों को पता है ये हाई एनर्जी सिचुएशन है, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी के पास है, ये फ्री रेडिकल की हाई एनर्जी सिचुएशन। लेकिन जो ही मोनोमर आपस में मिलते जाएंगे एंड पे, आपको पता है कि हमारे पास जो स्पीशी बनती है वो एक स्टेबल स्पीशी बनती है। ये सूरत हाल है। अब यहाँ पे देखें आप लोग, क्या होता है, सपोज आप लोगों के पास ये एक हाई एनर्जी स्पीशी है, यही कंसिडर कर लें, R2 R3 इसको कंसिडर कर लें, इस चेन को R1 कह लें, और इस X को R2 कह लें, और H को R3 कह लें। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, H को R1 कह दें, इसको R2 कह दें, इस पूरी चेन को R3 कह दें। हमारे पास ये एक हाई बॉन्ड है, तो क्या होता है, इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ये आपस में मिले, और ये इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो हमारे पास, यानी ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन ये इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है बीच में, और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। तो इस तरह एक फ्री रेडिकल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ के इस तरह फ्री रेडिकल चेन जो है वो बढ़ती जाती है। फ्री रेडिकल चेन बढ़ने की वजह से हमारे पास जो रिएक्शन वो बहुत जल्दी आगे से होता जाता है। फ्री रेडिकल पॉलिमराइजेशन कौन से इवेंट्स होते हैं इस रिएक्शन में? फोर पार्शियल स्टेप्स है चेन ग्रोथ पॉलिमराइजेशन में। इनिशिएशन में इनिशिएशन में ये होता है जनरेशन ऑफ रेडिकल स्पीशी एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव चेन, एंड प्रोपेगेशन में एक्सटेंशन ऑफ चेन बाय एडिशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल टू चेन, एंड टर्मिनेशन में वेनिशिंग ऑफ रेडिकल साइड फ्रॉम चेन एंड स्टॉप चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। जब वो रेडिकल जो है वो ऊपर खत्म हो जाता है तो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन जो है वो खत्म हो जाती है। इस तरह चेन ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ रेडिकल साइड फ्रॉम वन चेन। कभी ये भी होता है कि एक जो रेडिकल है वो एक चेन से दूसरी चेन में चला जाता है, जिस चेन के अंदर जाता है वो एक्टिव चेन बन जाती है। डिटेल से हम देखेंगे मैकेनिज्म। First, we need to initiate a reaction to form a radical species. In order to do this, generally we need to break sigma bond. तो कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक वीक सिग्मा बॉन्ड, वो इनिशिएटर के तौर पे इनिशिएट करता है, और उसमें वीक बॉन्ड टूटता है। वीक बॉन्ड के टूटने की वजह से जो है वो हमारे पास एक फ्री रेडिकल जनरेट होता है। इनिशिएटर में एक फ्री रेडिकल जनरेट होता है, वो फ्री रेडिकल आगे मोनोमर में ऐड होता जाता है, जिससे एक लंबी चेन बनती जाती है। वो जो वीक बॉन्ड है इनिशिएटर में ब्रेक करने के तीन तरीके हैं। नंबर वन थर्मल ट्रीटमेंट है, जिसमें हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो वीक बॉन्ड टूट जाता है। नंबर टू यूवी लाइट है, हम लाइट डालते हैं किसी बॉन्ड के ऊपर तो वो टूट जाता है। और नंबर थ्री हमारे पास एक रिडॉक्स प्रोसेस है।
रिडॉक्स प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज करते हैं या रिड्यूस करते हैं, जिससे हमारे पास एक फ्री रेडिकल स्पीशीज जनरेट। सबसे पहले तो हमने वो बॉन्ड आइडेंटिफाई करना है इनिशिएटर में जो आसानी से टूट सकता है फ्री रेडिकल बनाने के लिए। तो कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं जो इनिशिएटर के तौर पे काम कर सकती हैं? नंबर वन पे पेरोक्साइड्स हैं, नंबर टू पे डाइआज़ो कंपाउंड्स हैं। पेरोक्साइड में हमारे पास ये चीजें आती हैं जिसमें दो ऑक्सीजन आपस में इस तरीके से जुड़ेंगे, पेरोक्साइड। हम हीट करके या इसके ऊपर लाइट डाल के ये बॉन्ड जो है ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसी कौन सी ड्राइविंग फोर्स है जो इस बॉन्ड को वीक बनाती है? इसके ऊपर कौन तरफ इलेक्ट्रॉन है, इस सिस्टम के ऊपर लोन तरफ इलेक्ट्रॉन है। इन लोन तरफ इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से ये ऑक्सीजन आपस में रिपेल करते हैं, जिससे ये बॉन्ड बहुत वीक है। तो अब होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाता है, ये बॉन्ड दरमियान में से होमोलिटिक क्लीवेज, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो ये स्पीशीज बन। और उसके बाद जो ये रेडिकल आगे बनते हैं, इससे आगे रिएक्शन जो है वो इनिशिएट होता है, रेडिकल से ये जो रेडिकल बने, ये आगे, ये रेडिकल जो है ये मोनोमर के साथ आगे रिएक्ट करता है, जिससे मोनो एक उसके साथ जुड़ा रेडिकल उसके ऊपर आ गया। इस तरह ये रिएक्शन आगे जो है वो इनिशिएट करता जाता है। तो हमने जो वीक बॉन्ड रिकॉग्नाइज किया है, अब उसके बाद डाइहाइड्रो कंपाउंड में यहाँ पे आप लोग देखें, ये हमारे पास आर है, डबल बॉन्ड है। तो अब इसमें कौन सी ड्राइविंग फोर्स है, ये बॉन्ड क्यों टूटता है? जब ये बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास एन ट्रिपल बॉन्ड एन बनेगा, जो कि एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। अनस्टेबल से स्टेबल मॉलिक्यूल उतना ये हमारे पास है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, एक एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन लेकर ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। और इस तरह हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन आर के ऊपर रह गया, एक इलेक्ट्रॉन इस आर के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन इस आर के ऊपर, तो हमारे पास टू आर रेडिकल और साथ ये काम भी किसकी मौजूदगी में होता है, ये टेम्परेचर की मौजूदगी में होता है या सनलाइट की होता है, जिससे ये बॉन्ड बनता है। ये फ्री रेडिकल आगे जो है वो चलते जाते हैं। इसी तरह अब देखें, नाइट्रोजन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड एक्सट्रीमली स्टेबल, स्टेबल होने की वजह से ये मान रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। मोर स्टेबल पोजीशन इज टू फॉर्म स्टेबल नाइट्रोजन गैस व्हेन वी अप्लाई एनर्जी, आर एंड बॉन्ड, आर एंड बॉन्ड रप्चर हो गया, टूट जाता है। व्हेन दीज टू बॉन्ड्स ब्रेक, टू रेडिकल जनरेट, जैसा कि मैंने आपको बताया है, एंड नाइट्रोजन वो गैस के तौर पर रिलीज होती है। अब इनिशिएशन में, सपोज थर्मल इनिशिएशन में टेम्परेचर गोज अप एंड ब्रेक बॉन्ड रेडिकल। इसके एग्जांपल साइड है विच डिकम्पोज अराउंड 60 टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 60 टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास डिकम्पोज होता है, क्योंकि मैंने बताया कि इसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो ये आपस में react करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये, सबसे पहले क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, हमारे पास बॉन्ड की वो क्लीवेज होती है, हमारे पास ये चीज है। अब इससे फर्दर क्या होता है वो देखिए, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ये मेरे यहाँ आ देंगे, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाए, जिससे हमारे पास फिनाइल फ्री रेडिकल, जैसे हमारे पास होता है फिनाइल फ्री रेडिकल, जो ये फिनाइल फ्री रेडिकल, ये फिनाइल फ्री रेडिकल है, ये आगे रिएक्शन को इनिशिएट करता है। अच्छा, जब ये फ्री रेडिकल बनता है, जब ये मोनोमर के साथ मिलता है, तो उस स्टेप को भी हम इनिशिएशन स्टेप के अंदर ही उसको काउंट करते हैं। यूवी लाइट रेडिएशन में, अब यूवी लाइट रेडिएशन हम लोग इन दिस फोटॉन शूट द बॉन्ड, मेक बॉन्ड वीकर एंड इट फॉल अपार्ट फ्रॉम रेडिकल नाइट्राइल फंक्शनैलिटीज अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन एंड मेक एन। ये देखिए मान लीजिए, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा था, ये हमारे पास इस सारी चीज को आर्क है, और हमारे पास आर सी और यहाँ आगे एन डबल बॉन्ड है, ये मैं थोड़ी देर बाद एन डबल, तो ये, लेकिन अब यहाँ पे देखें आप लोग क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पे ट्रायन ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन पे ट्रायन ये है, एक इलेक्ट्रॉन पे ट्रायन ये है, ये इलेक्ट्रॉन पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन पे ड्रा करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन ये हैं, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये आपस में मिलकर एक ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ गया। जब ये इलेक्ट्रॉन
पास आ गया, हमारे पास ये चीज बनी। ये हमारे पास पूरी स्पीशी बनी है। दरमियान में नाइट्रोजन गैस बनी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को भी बताया था। नाइट्रोजन गैस का बनना ही क्योंकि स्टेबल मॉलिक्यूल इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स है। एडवांटेज क्या है? हम लोग जब यूवी लाइट के थ्रू एक रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं तो इसका एडवांटेज क्या है? याद रखें, जब आप लोग टेम्परेचर के थ्रू ये बॉन्ड ब्रेक करना चाहते हैं तो पूरे का पूरा मॉलिक्यूल हीट होता है, उसमें तमाम बॉन्ड हीट होते हैं, और पहले वो हीटिंग स्टार्ट होती है, फिर मॉलिक्यूल कूल होता है। तो उसके बरक्स जो लाइट यूवी लाइट रेडिएशन है उसमें आप लोगों के पास ये होता है कि आप लोग सिर्फ एक बॉन्ड को हीट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, जबकि जो आपके पास टेम्परेचर वाला है वो आपके पास एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसमें पूरे का पूरा मॉलिक्यूल हीट करना पड़ता है। यहाँ मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है। तो इसका मतलब है यूवी लाइट जो इरेडिएशन है वो एक आसान सा तरीका है जिसमें एक मॉलिक्यूल के सर्टेन पार्ट को आप इरेडिएट करते हैं या एक्सपोज करते हैं लाइट को, और जिससे जो मॉलिक्यूल अब आपके पास टूट के आप लोगों के पास रेडी हो जाता है। इसी तरह रिडॉक्स इनिशिएशन आप लोग कब करते हैं? रिडॉक्स प्रोसेस कब करते हैं? अगर कोई ऐसा मालिक्यूल हो जिसको हीट करने पे उसका डिकम्पोज होने का खतरा हो, नंबर वन, या फिर नंबर टू, कोई ऐसा मालिक्यूल जिसमें कोई फ्लोरेसेंट पार्ट, और आप लोगों को ये खतरा हो फ्लोरेसेंट पार्ट की वजह से कि ये मालिक्यूल फ्लोरिस करना स्टार्ट कर देगा, तो इस ऐसे मॉलिक्यूल के ऊपर आप यूवी लाइट नहीं डालते ताकि वो फ्लोरिस ना करे, उसको हीट नहीं करते ताकि वो बॉन्ड ना टूटे, तो उसके लिए आप रिडॉक्स इनिशिएशन यूज करते हैं। रिडॉक्स इनिशिएशन में आपको पता है रिडॉक्स प्रोसेस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, mediated by single electron transfer accompanied by bond cleavage. Any molecule which is sensitive to heat or may decompose by heating, या फ्लोरिसेंट हो, यूवी लाइट तो सेंसिटिव हो, तो उसके लिए माइल्ड कंडीशन यानी कि रिडॉक्स प्रोसेस यूज करते हैं। जैसे हमारे पास क्यूमाइल हाइड्रोपेरोक्साइड है, ई ट्रांसफर फ्रॉम मेटल सेंटर टू हाइड्रोपेरोक्साइड बॉन्ड। ये आप लोग यहाँ पे देखें तो आप लोग मैं दिखाता हूँ इसमें ऐसी क्या चीज इन्वॉल्व है। हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन, होता ये है कि ये Fe+2, एक इलेक्ट्रॉन ये आता है इसको, और एक इलेक्ट्रॉन ये आता है इधर से। जब Fe+2 ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो Fe+3 बन गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया वो, और ये इलेक्ट्रॉन मिल किधर आ गए, जिससे हाइड्रोक्साइड आयन बना, फुल नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल। और एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये यहाँ पे आ जाता है तो ये हमारे पास फ्री रेडिकल बना, जिसको हम क्यूमलॉक्सी फ्री रेडिकल कहते हैं। और साथ हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सिल आयन और फॉस्फेरिक आयन बना, तो ये हमारे पास फ्री रेडिकल है। एक माइल्ड कंडीशन है, हमने हीट नहीं किया क्योंकि इस मॉलिक्यूल में डिकम्पोज होने का खतरा था, और साथ ही हमने क्योंकि ये पार्ट इसका फ्लोरिस करता है इसलिए यूवी लाइट के थ्रू नहीं किया, तो हम लोगों ने माइल्ड कंडीशन इन रिडॉक्स प्रोसेस जो है वो यूज किया। तो ये हमारे पास रिडॉक्स प्रोसेस है इनिशिएशन को स्टार्ट करते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है? रेडिकल इनिशिएशन कैन बी प्रमोटेड एट, कोई रिएक्शन लो टेम्परेचर पे करवाना चाहते हैं तो उसका फिर ये तरीका है जो कि मैंने बताया। इसी तरह तो अभी हम आप लोग देख चुके हैं कि इनिशिएशन तीन तरीकों से होती है, थर्मल ट्रीटमेंट से होती है, यूवी लाइट रेडिएशन से होती है, और रिडॉक्स प्रोसेस के थ्रू होती है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोपेगेशन जो है, प्रोपेगेशन में टिपिकली वी कैन से दैट वेरी फर्स्ट स्टेप वेयर रेडिकल टेक्स फर्स्ट मोनोमर पार्ट ऑफ इनिशिएशन। यहाँ पे आप लोग देखें, हमारे पास जो पहला स्टेप है जिसमें रेडिकल जो है एक मोनोमर के साथ रिएक्ट करता है, ये भी इनिशिएशन का स्टेप है लेकिन हमने इसको प्रोपेगेशन में लिखा है, ये भी इनिशिएशन का स्टेप। अब यहाँ पे दो चांसेस हैं, वो चांसेस क्या है वो देखें। हमारे पास ये दो इलेक्ट्रॉन है, एक तरीका तो ये है कि ये वाला जो कार्बन है ना, ये कार्बन ये इलेक्ट्रॉन लेके एक इलेक्ट्रॉन और इस रेडिकल के साथ ऐसे बॉन्ड बने, तो ये चीज बने, आर यहाँ पे आके अटैच हुआ, सी, हाँ एक तरीका ये है कि आर यहाँ पे, तो ये सूरत यार ये यहाँ लिखी हुई है, ये आई नीड टू टेल। पहला तरीका तो ये है कि हमारे पास क्या हो, ये हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके और इस आर के साथ बॉन्ड बने। तो इस केस में क्या बनेगा, RCH2CHR, और एक एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आर। पहला तरीका, ये वाला कार्बन
दो इलेक्ट्रॉन में से ये एक इलेक्ट्रॉन लेके, ये वाला कर ये इलेक्ट्रॉन लेके इस आर के साथ बॉन्ड, ये चीज बनी। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका देखिए, ये कार्बन ये इलेक्ट्रॉन लेके और यहाँ पे, आई नीड टेल दिस, हाँ ये ऐसे ही, और ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, आर यहाँ पे आ गया। तो इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आया तो एक अनस्टेबल कंडीशन बनी, ये आर भी इस कार्बन पर, दोनों आर, ये हमारे पास एक दूसरी कंडीशन है कि दोनों आर एक ही कार्बन के ऊपर अटैच हो गए। तो इस केस में हम देखते हैं ऊपर वाला जो है वो एक प्रेफर्ड वे है एडिशन का। उसकी वजह क्या है, वो देखें, दो आर्गुमेंट्स है, एक स्टेरिक आर्गुमेंट है। स्टेरिक आर्गुमेंट क्या है, मोर स्पेस फॉर आर एट द अनसब्स्टिट्यूटेड। हमारे पास ये आर उस साइड पे ऐड होगा जिसपे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसके साथ पहले एक सब्स्टिट्यूट लगाया आर, ये आर यहाँ पे आके अटैच नहीं होगा, आर यहाँ पे आके अटैच होगा, यहाँ कोई सब्स्टिट्यूट नहीं लगा। एक ये स्टेरिक आर्गुमेंट है, और दूसरा एनर्जेटिक आर्गुमेंट है। इनकी डिटेल देखिए, स्टेरिक आर्गुमेंट में क्या है, इफ आर इज बल्की ग्रुप देयर इज मोर स्पेस फॉर आर इज नीडेड एट अनसब्स्टिट्यूटेड। तो ये अनसब्स्टिट्यूटेड एंड जिस पे आर नहीं लगा उस साइड से आके अटैच होगा। स्टेरिक मीन स्ट्रक्चर की वजह से जो रुकावट। एनर्जेटिक आर्गुमेंट ये है, overlap of orbital between r and p orbital of the radical. This overlap causes the delocalization of electron density. इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिलोकलाइज होती है और इंक्रीज स्टेबिलिटी होती है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, सिंपली वी कैन से दैट वेयर रेडिकल सिट्स, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन इस पी ऑर्बिटल के पास है। अब अगर आर यहाँ पे आके अटैच होगा और आर में डीलोकेशन के चांसेस होंगे, तो आर इधर ही अटैच होगा, इस साइड पे नहीं है। तो आर यहाँ पे अटैच, इस साइड जहाँ पे अनसब्स्टिट्यूशन। इफ आवर here we need to discuss example of molecule where R group is phenyl ring। अगर R ग्रुप हमारे पास फिनाइल रिंग होती है, देखिए हम यहाँ पे, अगर R इस यहाँ पे आके, R इस साइड पे आके बाइंड करे, ये फिनाइल ग्रुप है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो इलेक्ट्रॉन है डीलोकलाइजेशन शो कर देता है इस ग्रुप के साथ। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ डीलोकलाइजेशन स्टार्ट कर देता है इसके साथ, कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डीलोकलाइजेशन स्टार्ट कर देता है। तो आर का यहाँ पे अटैच होना आसान है, बजाय इसके कि आर इस साइड पे है। Benzene has two orbital of aromatic ring which is in plane with the p orbital. There is interaction between these two lobes of p orbital and lobes of aromatic ring. यहाँ पे इंट्रैक्शन है इस इनमें और इस p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे ये जैसे ये है, यहाँ पे देखिए हमारे पास इसमें क्या होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड किया, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ गया, ये चीज बनी। इस तरह फर्दर क्या, दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड डाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन आगे आ गया। इस तरह हमारे पास जो चेन है वो हमारे पास प्रोपेगेट करती जाती है। इनिशिएशन के बाद हमारे पास चेन इस तरीके से प्रोपेगेट करती जाती है, और इस तरीके से हमारा पॉलीमर बनता है। इन दिस फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर हेड टू टेल एडिशन इज वेरी, हेड टू टेल एडिशन, उसके बारे में आप, तो ये अभी मैं आप लोग को बता रहा था कि आर जो है वो किस किस साइड पे आ सकता है। ये जैसे मैंने बताया कि आर, एक तो ये सकता है कि आर यहाँ पे आके अटैच हो इस साइड पे, और दूसरा ये है, दूसरा तरीका ये है, एक तरीका ये है कि आर यहाँ पे आकर अटैच CH2 के साथ, और दूसरा तरीका क्या है कि आर इसी के साथ अटैच हो और ये वाला इधर चला जाए, तो मैंने आपको बताया था। ऑप्शन 2 इंट्रोड्यूसेस फंक्शनल चेंज एंड बाय चॉइस ऑफ रेडिकल इनिशिएटर। प्रोपेगेशन में एडिशन ऑफ मोनोमर यूनिट टू रेडिकल चेन एंड मिली सेकंड के अंदर। ये देखें जो भी मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में हमारे पास बॉन्ड बना देते हैं, और इस तरह ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ ये ये हेड टू टेल, ये हमारे पास हेड टू टेल। लेकिन हेड टू हेड क्या है, हेड टू हेड के बारे में देखें कि ये हेड टू टेल समझ आ गई, ये इलेक्ट्रॉन और इसके एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये हेड टू हेड, ये है हेड टू हेड के बारे में देखें।
हेड टू हेड वर्क के ये दो इलेक्ट्रॉन है, इन दो इलेक्ट्रॉन में ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ बॉन्ड बनाता है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके CH2 के ऊपर, ये देखिए, ये हेड, ये हेड टू टेल है, ये हेड टू हेड। यहाँ पे हेड टू टेल जो है ये प्री डोमिनेंट कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि ये दो इलेक्ट्रॉनों में से इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया और दोनों एक्स साथ साथ जुड़े, ऐसा नहीं है। तो ये हमारे पास हेड टू टेल है और हेड टू हेड। और डोमिनेंट कौन सी है? हेड टू टेल हमारे पास एक डोमिनेंट कंडीशन है, HTG। इसी तरह हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, हमारे पास ये होता है कि ये हमारे पास जो आगे चेन है कैसे इनिशिएट करती है, फ्री रेडिकल बना, अब दो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, इसी तरह चेन है वो आगे ग्रुप की जाती है हमारे पास। ये कई बार पहले इसी की बात इसी में हमने कर चुके हैं। अब टर्मिनेशन के दो तरीके हैं, एक टर्मिनेशन बाय रिकम्बिनेशन है, एक टर्मिनेशन बाय डिसप्रपोर्शनेशन है। बाय रिकम्बिनेशन क्या होता है? इट इज वेरी सिंपल वे ऑफ टर्मिनेशन। इसमें क्या होता है, दो पॉलीमर चेन में जितने रेडिकल होता है वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं। जैसा कि एक रेडिकल इसके पास है, एक रेडिकल इसके पास है, ये दोनों ये ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में बॉन्ड बन गए, तो अब रेडिकल खत्म हो गए क्योंकि चेन जो है वो हमारे पास टर्मिनेट हो गई। इसे कहते हैं टर्मिनेशन ऑफ चेन बाय कम्बिनेशन। इसी तरह दूसरा तरीका हमारे पास है डिस्प्रपोर्शनेशन। इसमें क्या होता है, इट इज ऑप्शन फॉर अल्फा मिथाइल विनाइल मोनो, अल्फा मिथाइल विनाइल मोनोमर में क्या होता है हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास एक विनाइल ग्रुप है, ये देखें, ये विनाइल ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड C, और हमारे पास दो लगे हैं, ये CH3 है और C डबल बॉन्ड M ही है। यहाँ पे इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप लगा है और साथ ये मिनाइल विनाइल है, इसे कहते हैं अल्फा मिथाइल विनाइल ग्रुप। अब अल्फा विनाइल मिथाइल ग्रुप में डिस्प्रपोर्शनेशन किस तरीके से होती है, ये अगर आप लोग देखिएगा, फॉर दिस सिचुएशन मच मोर डिफिकल्ट फॉर रेडिकल टू फाइंड ईच अदर। उसकी वजह ये कि स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, एक रेडिकल दूसरे रेडिकल को जाके ढूंढे और आपस में टर्मिनेट हो, वो बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो इस केस में आप लोगों के पास क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन कैसे होती है वो जरा देखें। इसमें ये है कि यहाँ पे ये CH3 जो है, ये याद रखिए CH3। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास CH3 है, इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे पास फ्री रेडिकल्स कार्बन के पास होते हैं, ये कार्बन दो इलेक्ट्रॉन, इन दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये आपस में डबल बॉन्ड बन गया, और इस तरह ये इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये CH हमारे पास बन गया। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बॉन्ड बन गया, तो इसमें क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड बना, एक डबल बॉन्ड बना, इसको हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एक ही मालिक जो है, उस मालिक टर्मिनेशन कैसे हो रही है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बन रहे हैं, तो हम कहते हैं ये हमारे पास जो है एक डिस्प्रपोर्शनेशन है। दो तरीकों से हमारे पास टर्मिनेशन हो सकती है, एक है कम्बिनेशन के थ्रू, एक डिस्प्रपोर्शनेशन के थ्रू। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वली स्प्लिट बट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ये डिस्प्रपोर्शनेशन। टर्मिनेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्टिव चेन एंड रेडिकल रिकम्बिनेशन डिस्प्रपोर्शनेशन। ये भी जो मैं आप लोग बता रहा था, ये वो है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से मिल गए और हमारे पास क्या हुआ, जो चेन है वो कंबाइन हो गई। डिस्प्रपोर्शनेशन में मैं आप लोग को बता रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन लेट्स टेल दिस अगेन, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गई, एक इलेक्ट्रॉन ये और इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे डबल बॉन्ड हमारे पास बन गया। अब चेन ट्रांसफर जो है, अब चेन ट्रांसफर क्या है, तीसरा प्रोसेस टर्मिनेशन के बाद चेन ट्रांसफर बताया था। चेन ट्रांसफर में ये होता है कि जो चेन है वो एंड होती है किस तरीके से, कि एक रेडिकल वाली जो चेन है वो किसी एक्सटर्नल एजेंट को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके उसके साथ बॉन्ड बना देती है। जैसे ये हमारे पास ट्रांसफर एजेंट है TA, तो क्या होता है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन,
ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन टी ले लेता है, इसके साथ बॉन्ड बनाता है, ये देखिए बन गया। और एक ए के पास, जैसे कि आप लोगों के पास इनिशिएटर है, इनिशिएटर भी एक ट्रांसफर एजेंट के तौर पे काम कर सकता है। और जो चेन है जिसमें रेडिकल है, ग्रोइंग पॉलीमर चेन जिसमें रेडिकल है, उसको टर्मिनेट कर सकता है अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट को या इनिशिएटर को दे, और इनिशिएटर के साथ बॉन्ड बन गया। असल में तो टर्मिनेशन होती है कि हमने ये फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन खत्म करना है। खत्म करने के रिकम्बिनेशन मेथड है, डिस्प्रपोर्शनेशन मेथड है। तीसरा मेथड है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल एजेंट को ऐड हो जाए, एक्सटर्नल एजेंट को ऐड हो जाए, तो जिससे भी जो चेन है ये एंड हो जाती है और चेन वो टर्मिनेट हो जाती है। और ये एक्सटर्नल एजेंट हमारा, अब हमारे पास क्या हो सकता है, ये एक्सटर्नल एजेंट हमारे इनिशिएटर भी हो सकता है। ये एक्सटर्नल एजेंट हमारे पास सॉल्वेंट भी हो सकता है। बहुत दफा सॉल्वेंट भी चेन को टर्मिनेट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे ये सॉल्वेंट हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, तो ये चेन फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन कैसे खत्म हुआ, ये दो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ बॉन्ड बना देता है, ये देखें। और हमारे पास अब ये जो चेन टर्मिनेशन हुई है, ये चेन ट्रांसफर हुआ है, जिसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर किया है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अलावा कोई तीसरी चीज भी है, एक तो इनिशिएटर मैंने कहा, एक सॉल्वेंट है, कोई तीसरी चीज भी है जो टर्मिनेट कर सकती है। ये वो डिफरेंट एडिटिव्स हैं, डिफरेंट केमिकल। कभी कभार हम लोग खुद एडिटिव ऐड करते हैं। एडिटिव कैन आल्सो बी यूज्ड एज चेन ट्रांसफर एजेंट, यानी वो जो चेन, जो फ्री रेडिकल चेन है, उसका इलेक्ट्रॉन इनिशिएटर को ट्रांसफर हो सकता है, और उसका इलेक्ट्रॉन सॉल्वेंट को ट्रांसफर हो सकता है, उसके इलेक्ट्रॉन किसी एडिटिव को ट्रांसफर हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कंट्रोल करते हैं। अगर हम नहीं चाहते कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चेन जो है वो लंबी बने, तो हम उसमें एडिटिव डाल देते हैं ताकि जल्दी जल्दी टर्मिनेशन होती रहे। अगर हम मोर एडिटिव यूज करेंगे, चेन इतनी जल्दी टर्मिनेट होंगी और छोटी छोटी चेन बनेगी। अब जो हमारे पास पॉलीमर चेन है वो दो तरीके से हो सकती है, एक इंट्रा मालिक्यूलर होती है, एक इंटर मालिक्यूलर होती है। इंट्रा मालिक्यूलर में क्या होता है, रेडिकल कैन बी ट्रांसफर विद इन द पॉलीमर, जो रेडिकल है मालिक्यूल के अंदर वो ट्रांसफर होता है। जबकि इंटर मालिक्यूल में क्या होता है, रेडिकल कैन बी ट्रांसफर टू सेकंड पॉलीमर। तो इंट्रा मालिक्यूल में विद इन द मालिक्यूल, इंट्रा मीन विद इन मालिक्यूल ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन। जबकि इंटर में एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल। अब चेन ट्रांसफर में देखें आप लोग, transfer of active radical site from chain end to new chain initiation site, radical remains active, chain transfer lead to shortening of polymer chain। ये जो मैंने कहा है कि इनिशिएटर को मिल सकता है, और चेन ट्रांसफर एजेंट इसको बोलते हैं, या फिर चेन ट्रांसफर एजेंट स्मॉल मालिक्यूल होते हैं, इलेक्ट्रॉन उनको मिलता है, वो स्मॉल मालिक्यूल इनिशिएटर हो सकते हैं, वो सॉल्वेंट के मालिक्यूल हो सकते हैं, वो एडिटिव हो सकते हैं। इस पे बात हो चुकी है। पॉलीमर चेन मैंने कहा दो तरीकों से एंड हो सकती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इंट्रा मालिक्यूलर और इंटर मालिक्यूलर। इंट्रा मालिक्यूलर में आप सबसे पहले देखें, यहाँ पे आप लोग के पास suppose एक इलेक्ट्रॉन है और दो इलेक्ट्रॉन आपके पास ये हाइड्रोजन ये एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ बांध, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, यहाँ CH3 बन गया, एक इलेक्ट्रॉन CH के ऊपर, ये आपके पास एक्चुअली ये CH2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके पास आ गया, ये। अब यहाँ पे आप देखें, एक दो तीन चार, तो ये एक हमारे पास, क्योंकि बाकी चेन तो यहाँ जुड़ी है, ये आपके पास जब इस तरीके से जुड़ते जाएंगे तो एन ब्यूटाइल साइड, क्योंकि बाकी चेन इधर से चलेगी। अब ये चेन है, ये चेन, साइड पे क्या रह गया, 1 2 3 4, चार कार्बन है जो चेन में जुड़े हैं, ये एक एन ब्यूटाइल साइड है, ये चीज बनी। उसके बाद क्या होता है, और देखिए एक ही मालिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है उनकी अरेंजमेंट, अगर ये CH2 यहाँ और जुड़ जाए, सपोज ये CH2 का मालिक्यूल यहाँ जुड़ा, जब ये CH2 का मालिक्यूल यहाँ पे जुड़ेगा, तो आपके पास क्या होगा, CH2 अब ये इधर चेन आ गई, और ये CH2 इस साइड पर, ये देखिए। और इस तरीके से फिर आगे यहाँ इस CH2 के साथ टर्मिनेशन होगी, इसके साथ, और यहाँ पे CH2 जुड़ गई, इसकी टर्मिनेशन यहाँ दूसरे के साथ होगी। इस कार्बन को याद रखें जिसके साथ चेन है, ये कार्बन जिसके साथ चेन है, इसमें एक कार्बन ये, एक कार्बन, इस कार्बन की बात, एक कार्बन ये है और एक कार्बन, इस कार्बन की बात, ये कार्बन और ये कार्बन एक ही, जबकि यहाँ पे ये मालिक यहाँ की आग जुड़ा है। तो इस तरीके से ये भी टर्मिनेशन हुई, और इस टर्मिनेशन के नतीजे में फिर यहाँ इस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरह जो चेन है वो इस साइड से भी ग्रो करती जाती है। तुम्हारे पास एक इथाइल बना, एक इथाइल हमारे पास ये बना, हमारे पास इस तरह इथाइल
जो मेन चेन है उसकी साइडों पे इथाइल टर्मिनेशन होती जाती है, इथाइल ग्रुप आते जाते हैं। तो ये इधर एन ब्यूटाइल ग्रुप आते जाते हैं, ये इधर इथाइल ग्रुप आते जाते हैं। ये हमारे पास इंट्रा मॉलिक्यूलर चेन ट्रांसफर की एक एग्जांपल। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर चेन ट्रांसफर अगर होगा तो छोटे छोटे साइड चेन बनती है। इस तरह इंट्रा मॉलिक्यूलर चेन ट्रांसफर हमारे पास क्या होता है, एक मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होता है। जैसे एक पॉलीमर चेन ये है, दूसरी पॉलीमर चेन ये है। ये जो दरमियान में दो इलेक्ट्रॉन इसके मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन ये मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन ये मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पे हमारे पास ये सी एच बन गया। और ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये सी एच हमारे पास बन गया, ये तो मुकम्मल हो गया, सी एच थ्री बन गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है, ये फर्दर सी एच टू इथाइलिन के साथ जुड़ता जाता है। तो इस तरीके से, तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है, यहाँ एक पॉलीमर चेन और दूसरी पॉलीमर चेन के दरमियान इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। जबकि जो पीछे एग्जांपल दी है, विद इन द सेम पॉलीमर चेन जो है, वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं। मोस्ट कॉमन पॉलीमर जो है फ्री रेडिकल पोलराइजेशन से कौन कौन से हैं, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, नेम क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। सबसे पहले पहले हमारे पास ये, तो आप अगर याद रखेंगे, हमारे पास इथाइलिन है, ये टेट्राफ्लोरोइथाइलिन है, ये हमारे पास स्टाइरीन है, ये हमारे पास विनाइल क्लोराइड है। सबसे पहले अगर आप इन मोनोमर की पहचान करें, इथाइलिन मोनोमर है, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन मोनोमर है, स्टाइरीन मोनोमर है, और ये हमारे पास पॉलीविनाइल विनाइल क्लोराइड मोनोमर है। ये इनकी एप्लीकेशंस हैं जो फर्स्ट लेक्चर में भी हम, पॉलीइथाइलिन है, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन है, पॉलीस्टाइरीन है, विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब एक्रिलिक फैमिली में केमिकल स्ट्रक्चर क्या, नेम क्या, एप्लीकेशंस क्या है। नंबर वन पे पॉलीइथाइल मेथ एक्राइलेट है, पॉलीलाराइल मेथ एक्राइलेट है। इस तरह हमारे पास पॉलीएक्रोलेट्स हैं, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल हैं। और ये इनके आप लोग के पास स्ट्रक्चर है, आप लोग ये स्ट्रक्चर भी आप लोग ये इनके स्ट्रक्चर है, आप लोग स्ट्रक्चर भी आप लोग को। इसका स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में क्या फर्क है, व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन स्टेप ग्रोथ चेन ग्रोथ। आपको पता है हमारे पास जो इसमें चार पॉइंट्स की बुनियाद पे हम फर्क कर सकते हैं। एवोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, आप लोगों को पता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में मॉलिक्यूलर वेट में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता है। आपको ग्राफ याद होगा जो पीछे हमने किया है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मोनोमर इसमें जुड़ते जाते हैं। चॉइस ऑफ मोनोमर, आपको पता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में जो हम चुनते हैं वो ऐसा होता है जिसकी साइड में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इधर पॉलीमर में फंक्शनल ग्रुप, एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टिंग पॉलीमर। आपके पास स्टेप ग्रुप पॉलीमराइजेशन है, उसमें आप लोगों के पास हाई परफॉर्मेंस यानी अच्छे पॉलीमर बनते हैं। एवोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट में देखें, चेन ग्रोथ इज वेरी फास्ट एंड फॉर्म वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपोनेंट इन वेरी शॉर्ट टाइम, while in step growth polymerization we need to wait for long time for obtaining high molecular weight components। वो आपको याद, चॉइस ऑफ मोनोमर में, फॉर चेन ग्रोथ वी ऑलवेज नीड विनाइल पॉलीमर। हम लोगों को चेन ग्रोथ के लिए ऐसा मोनोमर चाहिए जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो या विनाइल हो। जबकि स्टेप ग्रोथ में हमें ऐसा चाहिए जिसकी साइड पे दो फंक्शनल ग्रुप। इन स्टेप ग्रोथ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट मल्टीपल टाइम इन बैकबोन, इंक्रीजेज एडहेशन। उसमें क्या होता है, एक चेन बनी दूसरी चेन बनी, उन दोनों चेन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिससे एडहेशन की प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं। इन कंट्रास्ट इन रेडिकल पॉलीमराइजेशन, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन साइड चेन। जबकि रेडिकल में फंक्शनल ग्रुप साइड चेन पे होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टिंग पॉलीमर, तो हमारे पास जो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की पॉलीमर्स हैं, रेडिकल पॉलीमराइजेशन चीप वाइल अदर वन इज एक्सपेंसिव। जो हमारे पास स्टेप ग्रोथ एक्सपेंसिव है, रेडिकल चीप है क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ये हो जाती है। इस तरह हमारे पास उसके बाद हमारे पास है काइनेटिक्स ऑफ रेडिकल पॉलीमराइजेशन। हमें काइनेटिक्स समझने की जरूरत क्या है, फॉर प्रिडिक्शन ऑफ रिएक्शन टाइम हमें चाहिए कि कितना टाइम लगेगा, उसका रेट कांस्टेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए चाहिए। और उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट की क्या डिपेंडेंस है उसको चाहिए। हमें क्वालिटी कंट्रोल की चीज चाहिए। हमारे सबसे पहले टारगेट है कि हम रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन जो है वो फाइंड करें। रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन को हम आरपी से जाहिर करते हैं। और रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जितने जल्दी मोनोमर कंज्यूम होंगे रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इतना ज्यादा होगा। जाहिर है मोनोमर जितने जल्दी कंज्यूम होंगे पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस इतना फास्ट होगा। हमारे पास ये डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है एक्स एन, और वी एन हमारे पास काइनेटिक चेन लेंथ है।
सेकंड थिंग वी वांट टू नो इज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो आरपी के अलावा दूसरी चीज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन मालूम करना चाहते हैं। और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन में, और उसको हम काइनेटिक चेन लेंथ भी बोलते हैं, उसको वीएन से जाहिर करते हैं। काइनेटिक चेन लेंथ क्या है? रेट ऑफ एडिशन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ टर्मिनेशन। कितनी जल्दी मोनोमर ऐड हो डिवाइडेड बाय कितनी जल्दी मोनोमर टर्मिनेट हो। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास एक लंबी चेन का पॉलीमर बने, तो हम कहते हैं एडिशन तेजी से हो, टर्मिनेशन आहिस्ता आहिस्ता हो। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि छोटी चेन बने, तो हम चाहते हैं कि टर्मिनेशन तेजी से हो, एडिशन कम हो। तो हम डिफरेंट मेथड्स इसके देख चुके हैं, टर्मिनेशन जल्दी जल्दी कैसे की जा सकती है। आप उसमें ऐसा इनिशिएटर ऐड करें जो छोटी छोटी चेन को टर्मिनेट करता जाए, उसमें सॉल्वेंट ऐड करें, या फिर उसके अंदर आप लोग क्या ऐड करें, उसके अंदर आप लोग जो है एडिटिव ऐड करें। काइनेटिक चेन लेंथ मींस हाउ फास्ट टू ऐड मोनोमर टू फॉर्म पॉलीमर एज कंपेयर टू हाउ फास्ट टर्मिनेट। वही बात जो मैंने बताया, अगर आप लंबी चेन हासिल करना चाहते हैं, तो आप लोग चाहते हैं एडिशन तेजी से हो, टर्मिनेशन आहिस्ता आहिस्ता हो, तो लंबी चेन हासिल हो। और अगर आप चाहते हैं छोटी चेन हासिल हो, तो एडिशन आहिस्ता आहिस्ता हो, टर्मिनेशन तेजी से हो। इन दोनों को कंट्रोल किया जा सकता है। अब इनिशिएशन में आप लोगों के पास क्या है? आपके पास इनिशिएटर टूटता है जिससे दो फ्री रेडिकल बनते हैं। तो इसका जो रेट है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, उसको हम क्या कह सकते हैं? आपको पता है लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट उसमें आई है, हमारे पास के जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बना, टू हमारे पास आया क्योंकि यहाँ पे दो हमारे पास रेडिकल बन रहे, टू वहां से आया। तो हम लोग रेट ऑफ इनिशिएशन को इस तरीके से कह सकते हैं कि आर आई जो है रेट ऑफ इनिशिएशन, वो क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आर विद टाइम। आर की फॉर्मेशन टाइम के साथ जितनी जल्दी ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे रेट ज्यादा। टू कहाँ से आया? क्योंकि दो फ्री रेडिकल। प्रोपेगेशन में क्या होता है? हमारे पास एक, सपोज हमारे पास आई मोनोमर हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को भी बता रहा था कि हमारे पास सपोज इस तरह हमारे पास एक चेन है जिसमें मोनोमर जा रहे हैं। सपोज हमारे पास आई मोनोमर हैं, आई मोनोमर, हम इस चीज को एम आई बोलते हैं। एम आई और एक एम आई, एम आई, और इसमें एक मोनोमर और आ गया, तो अब टोटल मोनोमर कितने हो गए? एम आई प्लस वन। तो अब इसमें हम लोग जो रेट है, बाकी चीजों को तो बाद में देखें, हमारे पास जो रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन है, वो इस स्टेप पे डिपेंड करता है। ये है माइनस मीन रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ मोनोमर, पर कितनी जल्दी कंज्यूम करते हैं, इसको रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट ये, के पी हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास रेट कांस्टेंट आ गया। तो असल में इसी रिएक्शन का हमने रेट यहाँ पे लिखा है। रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल टू, आपको पता है किसी भी रिएक्शन के रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो एक रिएक्टेंट ये है, एक रिएक्टेंट ये है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के पी लगा। तो रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है? ऊपर हमने कहा भी था, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ मोनोमर। और क्योंकि मोनोमर की कंसंट्रेशन वक्त के साथ कम होती जाती है, तो माइनस की साइन, रेट ऑफ ऑफ मोनोमर टाइम, ये हमारे पास चीज है। तो ये दूसरी इक्वेशन, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। टर्मिनेशन में आप लोगों को पता है दो तरीकों से टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन बाय कॉम्बिनेशन और टर्मिनेशन बाय डिस्प्रपोर्शनेशन। अब कॉम्बिनेशन के तरीके में आप लोगों के पास क्या होता है कि ये दोनों चेन एम आई और एम जे, ये आपस में सपोज एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये दोनों मिल गए, तो हमारे पास ये चीज होती है। डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होता है? ये चेन आपस में बॉन्ड बना के एंड होती है, एक छोटी सी चेन बनती है आपस में। डिस्प्रपोर्शनेशन में हम लोगों ने देखा था एक्स व्हील। तो ये इस तरीके से हमारे पास डिस्प्रपोर्शनेशन में दो तरीके हैं। तो अब अगर हम इसका टर्मिनेशन का हम लोग रेट लिखना चाहते हैं, तो हमारे पास टर्मिनेशन का जो रेट बनेगा, तो ये 2 kTr, ये हमारे पास टर्मिनेशन थ्रू कॉम्बिनेशन, या सी होना चाहिए 2 kTr एम। तो हमारे पास आपको पता है कि हमारे पास एक रेडिकल है, रेडिकल। अब इसका रिएक्शन का जो रेट है, इस रिएक्शन का रेट, यानी इस रिएक्शन का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास 2 Kr, हमारे पास, तो रेट ऑफ टर्मिनेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। ये कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन है, के टी आर जो है कॉम्बिनेशन, टर्मिनेशन बाय कॉम्बिनेशन है। टू कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ दो मॉलिक्यूल जो है वो इन्वॉल्व सेम। इस तरह यहाँ भी हमारे पास
तो इस फर्क सिर्फ इनका है, बाकी चीज सेम। इस चीज का फर्क है, इस चीज। तो अगर हम इसको कंबाइन करें टर्मिनेशन वाले प्रोसेस, ये एम रेडिकल, एम रेडिकल स्क्वायर बना, वो क्रिएटिव हमारे पास ये। किसी एक के लिए हमारे पास ये चीज। अब हम एम फ्री रेडिकल की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, हम स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल क्या है? कोई फ्री रेडिकल जैसे ही बनता है फॉर्म से कंज्यूम हो जाता है, तो हमने एम की अगर मालूम करना चाहते हैं, अगर एम की कंसंट्रेशन फाइंड करना चाहते हैं, तो हम लोग ये एम की कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करेंगे? स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगा के। हमारे पास अभी हम लोगों ने ये देखा था, जो ही हमारे पास ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल टाइम। जितना जल्दी ये रेडिकल बनेगा, इतना जल्दी मोनोमर कीप इन माइंड, ये इक्वल है। जितना जल्दी हमारे पास इनिशिएटर में फ्री रेडिकल बनेगा, इतनी जल्दी हमारे पास मोनोमर कंज्यूम। यानी यहाँ पे हमारे पास बात हो रही है कंजम्पशन की, तो नेगेटिव ही साइन है। जितनी जल्दी मोनोमर कंज्यूम, यहाँ चूंकि हमारे पास बन रहा है, तो यहाँ प्लस की साइन। तो अब क्या हुआ, इसका रेट अभी हमने देखा है ये था, और इसका रेट हमारे पास ये था। तो अब इन दोनों को अगर हम करें, तो आप इसमें से एम आई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी टू से कैंसिल आ गया, के आई बाई के टी, इधर आई आ गया, तो आप स्क्वायर रूट ले, ये स्क्वायर रूट ली। अब आप लोग ये एम रेडिकल की वैल्यू जो है, ये आपके पास रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन है, उसमें पुट करें। रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन ये पुट किए इस एम प्राइम की जगह पे, इस एम फ्री रेडिकल की जगह पे आप ये वाली वैल्यू पुट करें। ये वाली वैल्यू आप, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या होती है? फ्री रेडिकल जितनी जल्दी बनता है, इतनी जल्दी कंज्यूम हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज इंपॉर्टेंट देख रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज जो है, वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, वो आप लोग ये देख रहे हैं। और इस तरीके से जब आप आरपी आपके पास बना, तो आप काइनेटिक चेन लेंथ की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? वो अभी आप लोगों ने देखा था कि रेट ऑफ एडिशन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ टर्मिनेशन। रेट ऑफ एडिशन मीन रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन ऊपर आएगा, रेट ऑफ टर्मिनेशन नीचे आएगा। रेट ऑफ एडिशन डिवाइडेड रेट ऑफ टर्मिनेशन वैल्यू पुट करें, इससे कैंसिल हो गया हमारे पास ये बना। अब यहाँ पे एम फ्री रेट पुट करें तो ये आ। तो आप लोग यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। नंबर वन, रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशिएटर कंसर्न। इनिशिएटर जितना ज्यादा आप डालेंगे, रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इतना ज्यादा होगा। जबकि यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक चेन लेंथ या डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन और इनिशिएटर की कंसंट्रेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनिशिएटर की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा डालेंगे, तो आप लोगों के पास इतनी लंबी चेन बनेगी। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि पॉलीमर तेजी से बने, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशिएटर की कंसंट्रेशन ज्यादा डालना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के पास लंबी चेन का पॉलीमर बने, तो आप लोगों को इनिशिएटर की कंसंट्रेशन कम डालना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें एक ही वक्त में कैसे पॉसिबल है? कि आप चाहते हैं कि तेजी से बने पॉलीमर, रिएक्शन की रफ्तार तेज हो, तो इनिशिएटर की कंसंट्रेशन ज्यादा डालना पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं कि लंबी चेन बने, इनिशिएटर की कंसंट्रेशन कम डालना पड़ेगी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये प्रॉब्लम है। ये दोनों चीजें एक ही वक्त में कैसे हो सकती है? इसे बोलते हैं रेडिकल डिलाइमा। ये दोनों चीजें एक ही वक्त में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनिशिएटर की कंसंट्रेशन बढ़ा के अगर आप रेट बढ़ाएंगे, तो चेन लेंथ कम हो जाएगी। इनिशिएटर की कंसंट्रेशन कम करके चेन लेंथ बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो रिएक्शन फास्ट नहीं रहेगा, रिएक्शन स्लो हो। तो फिर इसको कैसे आप लोग ओवरकम कर सकते हैं कि आप लोगों के पास रिएक्शन की रफ्तार भी तेज हो, और आप लोगों के पास जो चेन लेंथ बने वो भी ज्यादा हो? तो वो उसका तरीका ये है, आप लोग मोनोमर की कंसंट्रेशन यहाँ देखें। रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोनोमर कंसंट्रेशन। मोनोमर की कंसंट्रेशन डालने के तो रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन भी ज्यादा होगा, रफ्तार तेज होगी। इस तरह मोनोमर की कंसंट्रेशन ज्यादा डालेंगे तो चेन लेंथ भी ज्यादा। तो रेडिकल डिलेमा जो है, उसको ओवरकम करने के लिए आप लोगों के पास तरीका ये है कि आप मोनोमर की कंसंट्रेशन ज्यादा डालते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये सारी चीज जो भी मैंने बताई है, कि अगर आप लोग चाहते हैं रेट ऑफ प्रोपेगेशन या पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस तेज हो, तो आप लोगों को इनिशिएटर की कंसंट्रेशन ज्यादा डालना पड़ेगी। अगर आप चेन लेंथ हासिल करना चाहते हैं, इनिशिएटर की कंसंट्रेशन कम डालना पड़ेगी। तो ये कैसे हो सकता है? तो फिर उसको इसको बोलते हैं रेडिकल डायलेमा। और इसको ओवरकम करने का तरीका ये है, मोनोमर की कंसंट्रेशन ज्यादा डालें। लेकिन अगर आप मोनोमर की कंसंट्रेशन ज्यादा डालेंगे, तो आप लोगों
ये वही चीज है जो पीछे आप लोग डिटेल से मैं ये दोबारा से की हुई है, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है, यहाँ पे चीज तो मैं आपको बता रहा था। अब इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि हम मैंने आप लोगों को कहा है कि फिर इसका तरीका ये है कि आप लोग कंसंट्रेशन ज्यादा डालें। लेकिन मोनोमर की कंसंट्रेशन ज्यादा डालने से क्या होगा? अभी आप लोगों ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट किया था कि आप लोगों के पास रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन जो है वो मोनोमर की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। तो टाइम के साथ जो परसेंटेज पॉलीमराइजेशन उसमें स्ट्रेट लाइन आ रही है, लेकिन स्ट्रेट लाइन थोड़ी देर के लिए आती है, फिर वो स्ट्रेट लाइन डेविएट करना शुरू कर देती है। तो अब इसका ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन ने इससे डेविएट करना शुरू कर दिया, बल्कि कभी कभार तो ऊपर चली गई। इसका जो इम्पोर्टेंट एक आंसर है वो ये है कि जब आप एक दूसरे में कंबाइन होना शुरू होते हैं, तो क्योंकि ये प्रोसेस जो है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, और हीट रिलीज होने की वजह से जो आप लोगों के पास लंबी चेन बनती है, वो चेन इतनी लंबी हो जाती है कि जो सोल्यूशन है उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। सोल्यूशन की विस्कोसिटी ज्यादा होने की वजह से चेन की डिफ्यूजन कम होती है। चेन की डिफ्यूजन कम होने की वजह से आप लोगों के पास वो चेन जब डिफ्यूज नहीं होगी, एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाएंगी, जैसे टर्मिनेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो हो। इसकी सारी जो डिटेल है वो ये यहाँ है। स्ट्रॉन्ग इंक्रीज इन रिएक्शन काइनेटिक्स, यहाँ देखिए आप लोग, ये सारी बात जो है लिखी है वो ये आप लोगों के पास है। कन्वर्जन ऑफ मोनोमर, हाउ फास्ट अ रिएक्शन इज ओवर टाइम शुड बी लीनियर, लीनियर होना चाहिए। कुछ टाइम के लिए लीनियर होता है, बट इट स्टार्ट टू डेविएट दैट एज द मोनोमर आर कंज्यूम द रिएक्शन बिकम स्लोअर, रिएक्शन स्लो हो जाता है। इस वजह से लाइन नीचे जा रही है, रिएक्शन स्लो होने। वी नेवर वांट टू सी डेविएशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, हम ये नहीं चाहते कि वर्टिकल डायरेक्शन में डेविएशन हो, because it means that at certain time we suddenly start forming monomer much quicker, जैसे मोनोमर तेज से बनना शुरू कर देते हैं। इन द बिगिनिंग इट वाज अ वेल बिहेव्ड रिएक्शन, शुरू में आपको पता है ये अच्छा रिएक्शन चल रहा है, लेकिन लीनियर है। लेकिन फिर अचानक से ऊपर जाना शुरू हो गया, ऊपर जाना शुरू हो गया। उसकी वजह क्या है? सडनली देयर बिकम्स अ regime where monomer rapidly converted, उसमें क्या हुआ? सो इंस्टेड ऑफ हैविंग लीनियर इफेक्ट ऑन मोनोमर कंसंट्रेशन वी गेट मच बिगर इफेक्ट। रीजन क्या है? कम्बिनेशन ऑफ मोनोमर इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऊपर हम बता चुके हैं। Each conversion of monomer to polymer generates heat, and as the reaction proceeds, more and more heat is produced, and the reaction becomes faster and faster. It is also results in formation of more and more polymer. अब हीट ज्यादा होगी, पॉलीमर ज्यादा बनेंगे थोड़े सॉल्वेंट के अंदर, जिससे जो रिएक्शन जो सोल्यूशन है विस्कस हो जाता है। If solution becomes viscous, the diffusion of molecule becomes slower. It means too long chain need to diffuse around to terminate. तो उससे क्या होता है? सो बोथ द इफेक्ट्स, हीट का ज्यादा होना और विस्कोसिटी, हीट का ज्यादा होना और विस्कोसिटी का ज्यादा होना, ये दोनों इफेक्ट जो है इससे क्या होता है? इससे टर्मिनेशन जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो चेन्स हैं वो तेज से ग्रो करती हैं। तेज से ग्रो करने की वजह से विस्कोसिटी ज्यादा होती है, विस्कोसिटी ज्यादा होने से डिफ्यूजन कम होती है। डिफ्यूजन कम होने की वजह से चेन एक दूसरे को ढूंढ नहीं सकती, टर्मिनेट नहीं हो सकती। तो उसमें फिर इतनी हीट रिलीज होती है कि जो रिएक्शन है उसका रिएक्शन वेसल जो है, उसको एक्सप्लोड करने का खतरा होता है। तो अगर हम चाहते हैं रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन जो है वो क्या है? रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन डिपेंड ऑन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन कम। अभी हम लोग यहाँ देख चुके हैं, जो जब लंबी चेन बनती है तो टर्मिनेशन कम होती है। जब टर्मिनेशन कम होती है तो रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन बहुत ज्यादा होता है। रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन ज्यादा होगा, उसकी वजह से हमारे पास रिएक्शन वेसल एक्सप्लोड करने का खतरा होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट होती है। इसी तरह हमारे पास कितनी लंबी चेन लेंथ बनेगी? अगर टर्मिनेशन कम होगी तो जाहिर है लंबी चेन लेंथ बनेगी। ये कम है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन दोनों टर्मिनेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि इस प्रोसेस में टर्मिनेशन नहीं हो रही होती लंबी चेन बनने की वजह से, डिफ्यूजन कम होता है, एक चेन दूसरी चेन के साथ कंबाइन नहीं कर रही होती, क्योंकि उनके रेडिकल में मिलना होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो रिएक्शन वेसल है उसके एक्सप्लोड करने का खतरा होता है। तो ये रिएक्शन इंतहाई केयरफुली करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास इनहिबिशन और रिटार्डेशन है।
हम लोग करते क्या है, सर्टन एडिटिव इन्फ्लुएंस पॉलीमराइजेशन बाय रिएक्शन विद रेडिकल। जब हम लोग फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के लिए केमिकल जो है वो अपनी लेबोरेटरी तक लेके आते हैं, उसमें कोई ऐसा एडिटिव होता है जो रेडिकल को रिटार्ड कर देता है। इनहिबिटर रिएक्ट विद रेडिकल चेन एंड प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन गेट्स कंज्यूम ड्यूरिंग इंडक्शन पीरियड। इंडक्शन पीरियड जो है, रिटार्डर reduces rate of polymerization by slow inhibition reaction और slow री inhibition। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, ये भी, ये जब आप लोग केमिकल लेबोरेटरी से आप लेबोरेटरी तक मंगवाते हैं केमिकल सप्लायर से, वो कोई ना कोई इनहिबिटर ऐड करते हैं उसके अंदर, रेडिकल वाली स्पीशी के अंदर। इनहिबिटर ऐड इसलिए करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके साथ आपस में रिएक्शन कर जाए और हमारे पास जो चेन है वहां पे इसी तरह हमारे पास काइनोन है या हाइड्रोकाइनोन है, ये भी एक दूसरा इनहिबिटर है। ये जब आप लोग केमिकल जब सप्लाई किए जाते हैं तो वो हमें उन रिएक्टेंट के अंदर ये इनहिबिटर डाल के देते हैं। जब हमारे पास वो केमिकल पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हम लोग इनहिबिटर को हटा देते हैं और जिससे रिएक्शन जो है मर्जी से करवा लेते हैं। यहाँ काइनोन है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो स्पीशी बनती है ये फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड नहीं कर सकती। तो इनहिबिटर और रिटार्डर, ये केमिकल सप्लायर जो है वो इन रिएक्टेंट के अंदर डालते हैं जिन्होंने फ्री रेडिकल रिएक्शन करवाना होता है। इन रिएक्टेंट के अंदर वो डाल देते हैं ताकि वो सेफली हमारे पास पहुंच जाए, और रास्ते में ही ये ना हो कि रिएक्शन करना शुरू कर दें और फिर दोबारा पहुंच जाते हैं तो हम reactor को वहां से रिमूव कर देते हैं और रिएक्शन करवा देते हैं। अब यहाँ पे एक देखें, नॉर्मल पॉलीमराइजेशन इस तरीके से होती है। जो हमारे पास पॉलीमराइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ रिटार्डर में देखें ये स्लो प्रोसेस चल रहा है। जबकि इनहिबिटर में क्या होता है, हमें जो रिएक्टेंट सप्लाई किए जाते हैं उनके अंदर इनहिबिटर होता है। इनहिबिटर रिएक्शन नहीं होने देता एक खास टाइम के लिए, जहां तक रिएक्शन नहीं हुआ हमारे पास पहुंचा, हमने इनहिबिटर को रिमूव किया, उसके बाद रिएक्शन हुआ और उसके बाद रिएक्शन जो है वो फास्ट होना शुरू कर देता है। ये नॉर्मल पोलराइजेशन है, ये रिटार्डेड में है आहिस्ता आहिस्ता, और ये इनहिबिटर की मौजूदगी में है। हमने इनहिबिटर जो रिएक्शन नहीं होने देता, इनहिबिटर रिमूव कर दिया, उसके बाद रिएक्शन होता है। तो ये हमारे पास तरीका है। ये आज का लेक्चर था बच्चों। अल्लाह हाफिज।